नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देवकुल एकेडमी पे। रोजाना की तरह हम लोग आज करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। 10 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें बेहतर तरीके से आपको रिवीजन कराया जाएगा। ये आपकी फूल पत्ती वाली क्लास जिसका रिवीजन रोजाना मैं अपने चैनल पे 10 बजे कराता, तो कम समय में बेहतर तरीके से रिवीजन करने के लिए आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं और पूरी क्लास सर से एक बार जरूर देखें। रिवीजन के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बेहतर तरीके से 10 के 10 प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है, ठीक है, और क्लास में ही याद करा दिया जाता है। ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। भारतवर्ष भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका टोक्यो में। किसका? एशियाई उत्पादकता संगठन का। इसका मुख्यालय आपका टोक्यो में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई है। ठीक, जो एशियाई उत्पादकता संगठन है इसकी स्थापना 1961 में हुई है और इसका मुख्यालय टोक्यो में है। और भारत जो है वो वर्ष 2025-26 के लिए संगठन का अध्यक्ष चुना। यहां तक क्लियर? एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहां हुआ है? तो ये आपका मुंबई में हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देखना, मुझे इस पे डाउट लग रहा है, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये मुंबई न होके बेंगलोर होगा शायद। आप देखना, गलती हो जाती है लिखने में। ठीक है, अगले पे चलें। एआई पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन ये पेरिस में हुआ है और एआई पे पहला जो था वो ब्लेचले में और दूसरा सियोल में हुआ था। और अगर आपसे पूछे जो वर्तमान या लेटेस्ट में तीसरा हुआ है वो तुम्हारा पेरिस में हुआ है। आगे बात करें थाई पुषम महोत्सव, तो ये आपका तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है, थाई पुषम महोत्सव। अगला प्रश्न, एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन जो एक्ट है वो किसने पारित किया है? तो ये यूएसए ने पारित किया है। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 96 है। और वहीं मैं आपसे पूछूं कि यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट कौन है? तो वो डोनाल्ड ट्रंप। और 50वें वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस। यहां तक क्लियर? आगे आपसे पूछें कि पीएम मोदी ने मागा मीगा की नई अवधारणा कहां प्रस्तुत की है? तो ये भी इन्होंने यूएसए में प्रस्तुत की है। वही मेरा सवाल आगे कि तर्कस अभ्यास, तो आप बोलेंगे कि भैया तर्कस अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता है। यहां तक क्लियर? अगला प्रश्न, हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो ये तुम्हारी 891 संख्या दर्ज की गई है, जिसमें सर्वाधिक जो शेर हैं वो तुम्हारे गिर राष्ट्रीय उद्यान में हैं। सर्वाधिक शेर कहाँ हैं? सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की अगर बात करें तो ये 2009 में शुरू किया गया था। वहीं आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ये तुम्हारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसको 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में
शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पे चलें कि पीएम ने देश भर में, थोड़ा और बड़ा करें फिर उसको, 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ से किया है? तो ये बीकानेर से किया है 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन, जिसमें सर्वाधिक जो अमृत स्टेशन हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या है 19। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक किस राज्य में है अमृत स्टेशनों, तो वो आपके उत्तर प्रदेश में है और टोटल 19 हैं। अगला प्रश्न आपसे मैं पूछूं कि मत्स्य 6000 का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे कि भैया पनडुब्बी है ये मत्स्य 6000। इसी के आगे कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो आपका जवाब होगा कि ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फिर आपसे यही एक प्रश्न होगा कि भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है, तो ये तुम्हारा गुजरात में शुरू किया है, जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चले अगले प्रश्न पे। हाफ गोज टी कान कार्यक्रम के तहत कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेष ऑफ मोमो का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका नेपाली भाषा से है और ये अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है और वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ अगर मूल संविधान की पूछे तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ये आपको याद रखना है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 हैं, जो कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रश्न भी बना हुआ है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी और 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, वो तुम्हारी जोड़ी गई थी 91वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। यहां तक क्लियर। अगले पे चले हम कि बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है, तो आप बोलेंगे कि मनु भाकर को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। वहीं आगे आपसे फिर मैं पूछूंगा कि टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर चुना है और टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो वो आपका डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इसी में आगे कि मेज राना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया, तो ये तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। मेरा काम है आपको क्लास में याद कराना, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ। तो क्लास अगर 15 से 20 मिनट, 20 या 21 मिनट की भी हो जाए तो ये मत कहना कि समय ज़्यादा लेने लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्लास में ही आपको याद करा दिया जाए। तो एक बार दोहराते हैं, क्या क्या बोला था हमने कि अनुसूची जो 8 है उसमें भाषाओं का उल्लेख कितने, 22। अगर यही पूछ ले कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थीं, तो आप याद रखेंगे कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। उसके बाद एक 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, वो यहाँ लिख लो, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन आया, जिसके द्वारा बच्चा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई और 91वें संशोधन द्वारा मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो, ये 4 जोड़ी गई। ठीक। इसी में आगे हमने बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को बनाया। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन है और टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनेंगे।
आगे चले कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये आपका 22 मई को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की। वहीं पूछे कि जैव विविधता एक्ट कब आया, ये अधिनियम कब का है? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। फिर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विश्व में और भारत में, दोनों के उपलक्ष्य में याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यहां तक के लिए अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कि अमेजन वर्षा वन में। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कि पश्चिमी घाट में भैया भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो ये इन्होंने दोहा में जीता है। ये आपको याद रखना कि पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता? तो वो दोहा में जीता। अगले प्रश्न पे चलें। राहवीर योजना को किसने मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी दी है आपके मध्य प्रदेश ने। वहीं आपसे मेरा सवाल होगा कि दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? इनका संबंध ओडिसी नृत्य से। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? बानू मुश्ताक। और कौन सी पुस्तक के लिए? तो इन्हें हार्ट लैम्प के लिए पुरस्कार मिला है। और इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद है, यानी इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो वो दीपा ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? बानू मुश्ताक को। 100% इम्पोर्टेंट, जितने बार इसको इम्पोर्टेंट लगाना चाहो लगा लो, ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो याद रखना बानू मुश्ताक, बुकर और बानू, तो इससे ये ट्रिक बन जाएगी कि बुकर बानू को मिला है अंतरराष्ट्रीय वाला। एक बुकर पुरस्कार होता है, एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो जो अंतरराष्ट्रीय वाला है वो बानू मुश्ताक को मिला है। इसी के उपलक्ष्य में आगे कि भारत की पहली तटीय बैडर पक्षी जनगणना ये आपकी गुजरात में हुई है। और गुजरात में भी कहाँ? तो याद रखना जामनगर में, जामनगर गुजरात में भारत की पहली तटीय बैडर पक्षी जनगणना की गई। अगला प्रश्न, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आप याद रखेंगे कि वो है आपका केरल। ऐसे सारे काम केरल ही सबसे पहले करता है और अग्रणी रहता है। तो आपको याद रखना है कि 10वीं कक्षा के जितने भी छात्र, जो भी 10वीं कक्षा के छात्र होंगे, उन्हें रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। यही आपसे सवाल कि एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ? तो ये चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। इसी में आगे मैं आपसे पूछूं कि इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो आप बोलेंगे कि PSLV C60 से इसे लॉन्च किया गया है। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो ये PSLV C60 से इसे लॉन्च किया। वहीं अगला सवाल कि लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता है। यहां तक क्लियर। तो अगली स्लाइड पे चलें कि AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। वहीं आपसे मेरा सवाल होगा कि प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन बना? तो वो आपका हरियाणा बना है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? तो वो है आपका हरियाणा।
फिर आगे आपसे पूछें कि 2025 जो वर्ष है वो किसका वर्ष है, तो आपको याद रखना है ये क्वांटम सहकारिता का वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, याद रखना। 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है, तो आप याद रखेंगे कि इसका निपटान कार्य मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ किया गया है, तो इसका निपटान कार्य आपका मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। फिर आगे पूछे कि 33वां संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो आप याद रखेंगे कि बंगाल 33वां संतोष ट्रॉफी का विजेता है। अगले प्रश्न पे चलें कि शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो वो जीता है जर्मनी में। कहां जीता है, जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप में पहला देश के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो आप याद रखेंगे कि शूटर कनक ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली CISF महिला अधिकारी कौन है, तो आप याद रखेंगे कि गीता समोता पहली CISF महिला अधिकारी हैं। CISF की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, उनका नाम है गीता समोता। क्लियर? आपसे पूछेगा कि CISF महिला अधिकारी कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और ऐसा करने वाली ये पहली हैं, तो आपको 100% ये नाम याद रखना है, गीता समोता। क्लियर? अगला प्रश्न, अगला है आपका कि इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया, तो आप याद रखेंगे कि GSLV F-15 से इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। 100% इंपोर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है, इसको मार्क कर लेना। अगला सवाल कि सूर्य किरण अभ्यास आपसे पूछे, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो यहां से आपको ये 2 प्रश्न याद रखने हैं कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली CISF महिला अधिकारी कौन है, तो गीता समोता पहली CISF महिला अधिकारी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और दूसरा याद रखना है कि इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया, GSLV F-15 से लॉन्च किया है। मेरी बात लिख लेना, 100% ये प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, इनमें से कोई ना कोई, या हो सकता है कि ये दोनों ही मिल जाए। ठीक, इसी के साथ आज की क्लास थी हमारी। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो PDF है उसे प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और वहीं पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो प्लीज़ आप उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे क्लिक करके उससे भी जरूर जुड़ें। तो मैं आशा करता हूँ बेहतर तरीके से आपको कंटेंट आज दे पाया हूँ, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।